नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से आज का दिन बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू समेत कई दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हुए। बता दें कि नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बनारस के घाटों पर पहुंचकर वहां पर गंगा आरती की। इसके बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, ये तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी की जनता के बीच पहुंचने का फैसला लिया और ये सिलसिला चालू हुआ 2014 से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी की जनता के बीच पहुंचते हैं। वो जनता का भरपूर समर्थन मांगते हैं और काशी की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनाया और भरपूर अपनापन दिया। और आज ये अपनापन और लगाव भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी काशी से नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। पहली बार जब उन्होंने पर्चा भरा था, ये साल 2014 की तस्वीर है। दूसरी बार की तस्वीर 2019 की है, जब उन्होंने नामांकन किया। फिर अब तीसरा रण है, जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरपूर तरीके से रहेगी। वहीं इनके ऑपोजिशन में कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है। बहरहाल अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। 2014 में तो अजय राय तीसरे नंबर पर रहे, तब भी वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहे थे और 2019 में भी अजय राय दूसरे नंबर पर रहे थे। और अब तीसरी बार सपा कांग्रेस गठबंधन और इंडिया अलायंस के छतरी के नीचे अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन काशी सबको नहीं अपनाती है। काशी के जानकार ये कहते हैं कि काशी ने जिसको अपना लिया वो भी काशी के रंग में रंग जाता है। और ये अलग अलग तस्वीरें गवाह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर अपनापन दिया। क्योंकि 2014 की भी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होते हैं। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता में इजाफा करते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के बाद जब 2019 के चुनाव की बारी आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में भी इसी काशी से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं और काशी पहुंच जाते हैं फिर से एक बार अपनी जनता के बीच। और भरपूर प्यार और समर्थन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करते हैं, फिर वो विजय रथ पर सवार होते हैं। देखिए, 2014 और 2019 में अंतर ये रहा कि भले ही पूर्वांचल में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का फासला था, जो जीत का मार्जिन था, वो काफी बढ़ गया था। अब बारी है तीसरे चरण की, यानी कि तीसरे रण की, तीसरी पारी की। और अब तीसरी पारी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। 4 प्रस्तावकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। चिराग पासवान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहरहाल नीतीश कुमार अस्वस्थ होने के चलते इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बधाइयां दी हैं। और आज 7वें चरण के नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 1 जून को काशी की जनता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, जिसके नामांकन का आज आखिरी दिन है। और नामांकन के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो देखिए, काशी
से 400 पार का सपना क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साकार हो पाएगा? क्योंकि देश भर में कुल 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव बदस्तूर जारी हैं। 4 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं। 320 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बाकी जो 3 चरण शेष रह गए हैं उसमें 163 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव होने हैं और 163 सीटों में से भी 26 सीटें पूर्वांचल की है, जिसको साधने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से करते हुए नजर आए हैं। लेकिन काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन 2014 और 2019 के परिणामों पर गौर करें तो पूर्वांचल में 2019 में बीजेपी को खासा नुकसान भी हुआ था। अब 400 पार का नारा बीजेपी को कैसे हासिल होता है? क्या काशी से 400 पार के नारे को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार करने में कामयाब होते हैं? बहरहाल ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल काशी की तस्वीर कैसी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद उनके समर्थकों में, उनके चाहने वालों में उत्साह कितना है? शैलेंद्र का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र वाराणसी से लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए शैलेंद्र, आप लगातार पर्पल के अपडेट सुबह से या यूं कहे बीते देर शाम से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो नामांकन है वो भी दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद की तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं? कितना उत्साह है काशीवासियों में? जी, बताते चले कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का जो नामांकन था, करीब करीब आपसे बताते चले कि केंद्र से कई एक मिनिस्टर थे यहाँ पे, राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से यहाँ पे अमित शाह, इसके साथ साथ बताते चले कि मुंबई महाराष्ट्र से जो है रामदास अठावले आरपीआईए अध्यक्ष, इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि संजय निषाद, तमाम वो जो नेता थे जो यहाँ पे पहुंचे हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर। यहाँ पे जो खासा उत्साह था काशी वासियों के अंदर जो है, और लोग लगातार यहाँ पे अपने सांसद और देश के पीएम को देखना चाह रहे थे। और जिस समय जो हुजूम जो उमड़ा था सड़कों पे, वो देखने लायक था। इस समय पता चला कि जगह जगह पे पुष्पों से वर्षा की जा रही थी और जगह जगह पे नृत्य के माध्यम से, अलग अलग कलाओं के माध्यम से मंच बनाए गए थे। जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था वो एक अलौकिक दृश्य नजर आता, केसरिया में हो चुका था पूरा जो है वाराणसी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम बात करें कि 10 सालों की काशी में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, तो आप अपनी निगाहों देखी जो बदलती हुई काशी है वो कैसी महसूस करते हैं? देखिए, बदलाव का दौर काशी में जरूर देखने को मिला है। इससे पूर्व बताया जाए कि 2014 से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, पूरे समूचे डेवलपमेंट के कार्य जो पूरे पूर्वांचल में हुए हैं, सड़कों का जो यहाँ पे जो काम हुआ है, सड़कों के साथ साथ अगर देखा जाए वाराणसी में जो है रिंग रोड फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसके साथ साथ TFC सेंटर जो है बुनकरों के लिए, जहाँ पे उनको सीधी एक मार्केट मिल सके। बनारस की कुछ ऐसी चीजें थी जिसको GI टैग के तर्ज पर जोड़ा गया। इसके साथ साथ आपसे पता चले कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है यहाँ पे काशी में काफी यहाँ पे बढ़ावा इजाफा हुआ है, और होटल इंडस्ट्रीज में जो अगर देखा जाए तो काफी उसमें जो है बढ़ावा मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ पे एक काशी तमिल संगमम की अगर बात की जाए तो काशी तमिल संगमम के माध्यम से दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने की जो पहल जो थी वो एक सकारात्मक उसमें नजर आई। आज उसी का एक जो तरीका तो दक्षिण की बात की चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है रामदास अठावले जो है, जो की NDA से जो जुड़े हुए भी हैं और विगत 10 सालों से जो है ज्यादा से जो है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में है। और इस बार तीसरी मर्तबा जो पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रण में उतरे हुए हैं, तो रामदास अठावले जो है RPI से वो भी अपना पूरा खासा सपोर्ट किए हुए हैं। अनुप्रिया पटेल के बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी की पूर्वांचल का रण पूरी तरीके से सज चुका है। 8 मंडलों की 26 लोकसभा सीटों में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां काशी विश्वनाथ विंध्य कॉरिडोर और हाईवे का जाल बिछाने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। भाजपा के सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े सबसे ज्यादा बिंब भी इसी इलाके में है। पूर्वांचल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाता भी इसी क्षेत्र से है। लेकिन पूर्वांचल की हारी हुई 5 सीटें भाजपा के लिए चुनौती भी बन रही हैं। 2019 की अगर बात करें तो आजमगढ़,
लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर के सियासी चक्रव्यूह को भेदने में पार्टी नाकाम रही और सपा बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ा था और इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस से है। अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 5 सीटों की, तो आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर में भाजपा यहां सियासी व्यू रचने में नाकाम साबित हुई थी। लेकिन क्या इस बार इन सभी हारी हुई सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ काशी से पूर्वांचल का मोर्चा थामे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से भी योगी आदित्यनाथ ने पुरजोर तरीके से कमान संभाल रखी है। अब इन दोनों ही नेताओं का यहां पर कितना मैजिक चलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चुनौतियां बड़ी हैं। 2014 में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का भरपूर असर था, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पूर्वांचल में भी हुआ, लेकिन 2019 में बीजेपी ने प्रचंड जीत तो हासिल की, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी को खासा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि पूर्वांचल में सपा बसपा गठबंधन ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, या यूं कहे 2019 में सपा बसपा गठबंधन एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। तो इसका नुकसान साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को हुआ। बहरहाल इस बार समीकरण पूरे बदल चुके हैं, जो चुनौतियां हैं वो बदल चुकी हैं, मुद्दे हैं बदल चुके हैं। क्योंकि इस बार जिन चुनौतियों की बात हम कर रहे हैं, जहां एक तरफ 2019 में सपा बसपा बीजेपी के लिए चुनौती थी, लेकिन इस बार बसपा तो एकला चलो की राह पर आगे बढ़ रही है और सपा कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। तो वही एनडीए मजबूती से सभी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में मौजूद रहे, क्या सियासी संदेश उन्होंने यहां से पूर्वांचल की जनता को दिया है? आज कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिस पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और साथ ही जमीनी हकीकत क्या है इसको बयां करेंगे। सीधा रुख करेंगे धनेश का, गोरखपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए धनेश, एक तरफ पूर्वांचल के रण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से संभाल रखा है, दूसरी तरफ मजबूती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल रखा है। पूर्वांचल इस बार विपक्षों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन रही है धनेश? कल जो रोड शो रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो रहा, विशाल लाखों की संख्या में जो लोग उनके अभिवादन उन्होंने क्या पूर्ण व्यवस्था की, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे, इसमें दिग्गज सारे नेताएं रहे, सारे दिग्गज नेता रहे, तो देखने को साफ मिल सकता है कि अभी भी मोदी का जादू चल रहा है। इससे योगी का जादू कहीं न कहीं चल रहा है। तीसरी बार आज नामांकन उन्होंने किया है, अगर बात की जाए तो तीसरी बार नामांकन किया, लेकिन जनता का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अभी भी योगी और मोदी की जादू है, अभी भी चल रहा है। मोदी का जो जादू है, मोदी का नाम है, कहीं ना कहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर वर्ग के लोग, कल जो नामांकन रोड शो रहा, तो हर वर्ग के लोग, उनको चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कहीं ना कहीं सभी लोगों ने उनके ऊपर उस व्यवस्था की और अभिवादन किया मोदी का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी सीएम चाहे योगी हो या मोदी हो, उनका जादू पूरा देखते हुए नजर आ रहा है। जनता में अभी वही लहर पूरी तरह। लेकिन देखिए धनेश, 2019 में भी यही जिक्र किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक कायम है प्रधान, लेकिन 2019 के अगर चुनावी नतीजों पर गौर करें तो पूर्वांचल में अच्छा खासा बीजेपी को नुकसान हुआ था। क्या इस बार उस नुकसान की भरपाई बीजेपी कर पाएगी? देखिए पूरी तरह देखिए बात की जाए तो गठबंधन है और तब बीजेपी अकेले लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों में अभी भी जो योजनाएं हुए हैं, जो 10 साल में लोगों को जो चाहे मुफ्त इलाज कहा जाए, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, चाहे विकास की बातें की जाए, गोरखपुर में बात की जाए विकास की, तो तमाम जो कार्य इधर 10 सालों में, जो 7 सालों में हुए, 10 सालों में हुए, वो कहीं भी देखने को नहीं था, नाम नहीं थे कि ये योजनाएं भी यहाँ हो सकती हैं। 4 लेन हो, 6 लेन हो, फ्लाईओवर हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो और नौकायान हो। तो देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये चीजें ना के बराबर थी। और सीएम योगी ने जब से संभाला इस कमान को, उत्तर प्रदेश के कमान को संभाला है, तो सारी चीजें खुल के आई हैं। चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे उनको सिलाई कढ़ाई, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, उनको इंस्टेंट करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी वो चीज कायम है। लोगों के दिमाग में है कि अगर कहा जाता है मोदी हो तो मुमकिन हो, तो वो चीजें हैं, मोदी या योगी है तो मुमकिन है। सभी चीजों को लेके लोग चल रहे हैं। जनता राशन की बात हो, चाहे मुफ्त इलाज की बात हो, 5 लाख के, वो सारी चीजें उनसे कहीं ना कहीं लाभार्थी जो हुए हैं
उनको कोई वर्ग नहीं देखा गया, किस वर्ग के लोग हैं, उनको कोई जात नहीं देखी गई। उनको सारी मूल रूप से सुविधाओं को प्रदान किया गया, जैसे कि किसी को जात और विशेष को देखा नहीं गया। जो जरूरतमंद थे उनको चीजें पहुंचाई गई। तो कहीं ना कहीं जनता योगी या मोदी के साथ पूरी तरह दिखती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, जबरदस्त सियासी घमासान है और अब गाजीपुर से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए इस बार तो गाजीपुर में कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी चल रहा है। जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद अफजाल अंसारी सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो उनके सामने भाजपा के पारसनाथ राय भी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काशी पहुंचते हैं, बड़ा संदेश देते हैं, नामांकन दाखिल करते हैं, बीते दिनों रोड शो करते हैं, क्या इन सभी का असर गाजीपुर में देखने को मिल सकता है? जी मुस्कान, आपको बिल्कुल बताते चलें कि अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो पहले यहां से भाजपा, बसपा और सपा लड़ी थी, जो त्रिकोणीय मुकाबला था। उस समय भी पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे और इसका काफी असर देखा गया था पूर्वांचल में, न कि गाजीपुर में ही नहीं सहित 5 जिलों में इसका असर देखा गया था कि उस समय भाजपा ने वहां की सारी सीटें, एक सीट छोड़ के उन्होंने सारी सीटों पर अपना परचम लहराया था। लेकिन अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो आपको बताते चलें कि उस समय सपा और बसपा का गठबंधन रहा, जिसमें अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को काफी भारी मतों के अंतर से चुनाव हारा था। लेकिन उस समय भी पीएम मोदी जो है वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बात उस समय थी गठबंधन की, सपा और बसपा की। अगर हम बात करें 2024 के चुनाव की, तो फिर से वही 2014 वाली स्थिति देखने को मिल रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नामांकन किया, उन्होंने रोड शो किया। लेकिन आपको बताते चलें कि फिर से गाजीपुर में सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है और भाजपा अलग लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि 2024 का ये जो चुनाव होगा, पूर्वांचल में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और वो भी खास तौर से गाजीपुर में। बिल्कुल, देखिए गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का असर भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा होगा, जिसके नाम पर कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को ज्यादा समर्थन मिलेगा, वोट भी ज्यादा मिलेंगे। तो इस बार गाजीपुर और कितनी ज्यादा परेशानियां बढ़ा रही है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में पूरी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जी मुस्कान, आपको बताते चलें कि दिल्ली की सरकार की जो रास्ता जाती है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल काफी अहम माना जाता है। कारण ये है कि पिछले चुनाव में अगर हम बात करें घोसी, लालगंज, जौनपुर और गाजीपुर, तो इन चारों सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। लेकिन इन्हीं सबको देखते हुए अगर हम बात करें, तो अगर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी के पैतृक आवास पे लगातार विपक्ष के नेताओं का आना जाना शुरू हुआ था। आपको बताते चलें कि उसी क्रम में मुख्तार की मौत के एक दिन बाद खुद ओवैसी इसका राजनीतिक माने निकाला जा रहा था। आपको बताते चलें कि उस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल किया, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके साथ दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के बाद सीधा झारखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काशी की जनता पर एक जबरदस्त तरीके से छाप छोड़ने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका असर अगर 1 जून तक रहता है तो वाकई इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर सांसद काशी से और ज्यादा प्रचंड जीत होने वाली है। 2014 में तकरीबन 56% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मिले, लेकिन 2019 में 60% से ज्यादा वोट पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का फासला था वो और ज्यादा बढ़ गया। अब जीत के हैट्रिक लगाने के साथ ही क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्यादा बड़े मार्जिन से इस बार काशी में चुनाव जीतने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी।
लेकिन पूर्वांचल को आज पूरी तरीके से साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। 26 सीटों वाले पूर्वांचल के रण में गाजीपुर, आजमगढ़, घोसी, ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए। अब इन तीनों ही चुनौतियों को कैसे पार पाती है बीजेपी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का असर इन सभी सीटों पर देखने को मिलेगा? क्या हारी हुई सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने में सक्षम है या जीत हासिल कर पाएगी? ये चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार यूपी के लिए 80 के 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा और 80 के 80 सीटें जीतने के लिए पूरी बीजेपी को कई गढ़ों में सेंधमारी लगाने की पूरी कोशिश करनी होगी। प्रयागराज से पवन पटेल ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, प्रयागराज में तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पूर्वांचल का एक बेहद ही मजबूत, अगर हम कहें लोकसभा का सीट ही है, वो है प्रयागराज, संगम नगरी। क्या समीकरण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते दिनों हुए रोड शो का असर क्या प्रयागराज में, क्या कुछ इसके जो नजारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल मुस्कान, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रयागराज की जो इलाहाबाद लोकसभा सीट है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नामांकन किया है, रोड शो किया है, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो नामांकन है, जो रोड शो है, वो प्रयागराज सहित पूरे पूर्वांचल में एक असर जरूर डालेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की जो लहर है वो बीते कई वर्षों से हम सभी ने देखी है, तो निश्चित रूप से जो पीएम मोदी की जो रोड शो है, जो रैली है, वो आने वाले 25 तारीख को प्रयागराज में जब लोग मतदान करेंगे तो कहीं न कहीं एक बड़ा असर डालेगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो माहौल है, अगर हम उसकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज में जो प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटें हैं, फूलपुर और इलाहाबाद, दोनों प्रत्याशी कहीं न कहीं जो अन्य जो राजनीतिक दल है उसके जो प्रत्याशी है उनको कहीं न कहीं गड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि आगामी 25 तारीख को प्रयागराज में किस तरीके से मतदान होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, 4 जून को नतीजे क्या आएंगे, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का नामांकन, उनके बाद उनका रोड शो प्रयागराज सहित तमाम पूर्वांचल में एक बड़ा असर दिखाएगा। अच्छा देखिए पवन, प्रयागराज में तो बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। रीटा बहुगुणा जोशी यहाँ से 2019 का चुनाव जीती थी, लेकिन अब इस बार वो फिलहाल चुनावी मैदान में नहीं है। अभी ज्यादातर जिन जिलों में हमने बात की वहां हमारे सहयोगियों का यही कहना था कि प्रत्याशियों के नाम पर नहीं, कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। क्या वाकई प्रयागराज में भी यही नजारा है? बिल्कुल मुस्कान, जैसे मैंने पहले कहा कि पीएम मोदी का लगातार जिस तरीके से ये जो रोड शो की बात की जाए, उनके नामांकन की बात की जाए या मोदी लहर की बात की जाए, तो ये प्रयागराज में जरूर कहीं न कहीं मायने रखता है। क्योंकि अगर हम इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो इलाहाबाद लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी बनाए गए नीरज त्रिपाठी, उनका कहीं से भी राजनीति का कोई पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन अगर उनके पिताजी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते थे और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके राजनीति की विरासत को नीरज त्रिपाठी कहीं न कहीं जो है वो धरातल पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी की जो लहर है वो प्रयागराज में लोकसभा सीट में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एकदम नए चेहरे को इलाहाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि 25 तारीख को प्रयागराज में मतदान होगा। 6वें चरण के तहत किस तरीके से लोग अपने घरों से निकलेंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, किस तरीके से पीएम मोदी की जो लहर है वो देखने को मिलेगी। आगामी 4 जून को निश्चित रूप से ये सवाल है, उसके जवाब भी मिल जाएंगे। अब देखिए किस तरीके बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद पवन, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। शक्ति प्रदर्शन के साथ ही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, पूर्वांचल के रण को साधने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें वाकई बीजेपी कितनी कामयाब होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।